Today we will be studying Chapter 4 of MA1 so don't forget to take notes, share, like, subscribe and comment on my channel. So hi guys, welcome to ACC List Academy. Today we are going to start MA1 Chapter 4 which is Cost Classification and Behavior. तो पहला टॉपिक जो हम इसमें कवर करेंगे वो होगा हमारा कॉस्ट यूनिट का. कॉस्ट यूनिट की डेफिनेशन है अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस टू विच कॉस्ट आर रिलेटेड एंड मेजर. किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इसमें ले लेते हैं, जैसे क्लोथ मैन्युफैक्चरर है. क्लोथ मैन्युफैक्चरर का एंड प्रोडक्ट क्या होगा? क्लोथ्स. अब इससे हम जो भी कॉस्ट रिलेट कर रहे हैं कि एक क्लोथ बनाने में, एक ड्रेस बनाने में हमें कितनी कॉस्ट आई है, कितना एक्सपेंस आया है, उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे? इस यूनिट को हम क्या कहेंगे? कॉस्ट यूनिट. इसी तरह कार मैन्युफैक्चरर है. कार मैन्युफैक्चरर का एंड प्रोडक्ट क्या है? कार. ठीक है, ये ऐसा यूनिट है, ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हम कॉस्ट रिलेट कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं. अच्छा, इसका कॉस्ट यूनिट का पर्पस क्या है हमारे पास? ये प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड बेसिस फॉर एलोकेटिंग एंड कंपेयरिंग कॉस्ट. एलोकेशन कैसे मेजर करता है ये? कि हम लोग हर ड्रेस पे एक कॉस्ट एलोकेट कर देंगे कि हमें एक ड्रेस इतनी कॉस्ट में बनाना है. ठीक है, इसी तरह हम लोग फिर बैच का जो है ना, अगर हम फॉर एग्जांपल कोई बैच बना रहे होते हैं, किसी बैच फॉर लाइक कपकेक है, बैच फॉर ब्रेड है, तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ रही है तो एक बैच पे कितनी कॉस्ट आएगी. उसके हिसाब से हम परचेजेस करते हैं प्रोडक्ट्स की, सॉरी रॉ मटेरियल की. और क्या कर सकते हैं? हम कंपेयर कर सकते हैं कॉस्ट अक्रॉस डिफरेंट प्रोडक्शन रन और प्रोडक्ट. मतलब ये इजीली हमें क्या बता सकता है कॉस्ट यूनिट के डिफरेंट प्रोडक्शन रन में. अच्छा, प्रोडक्शन रन जो होता है, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी मल्टीपल स्टेजेस होती है. एक स्टेज में वो कवर नहीं होता. जैसे फॉर एग्जांपल एक इनिशियल स्टेज होती है जिसमें हम प्रोडक्ट सब कुछ रॉ मटेरियल में हमारे पास अवेलेबल होता है जो प्रोसेस नहीं हुआ होता. फिर एक स्टेज हमारी होती है जिसमें वर्क इन प्रोसेस चल रहा होता है, प्रोसेस में होता है सब कुछ. और एक हमारे पास फिनिश गुड की स्टेज होती है. तो उन सब में कंपेयर कर सकते हैं हम लोग कॉस्ट के, हर स्टेज पे क्या क्या कॉस्ट आई और कि कहीं पे ज़्यादा है या कहीं पे कम है या कहीं पे हम लोगों ने कम होनी चाहिए थी ज़्यादा कर दी. तो ये इसमें हेल्प करता है. ठीक है, कॉस्ट यूनिट इस तरह होता है. कॉस्ट यूनिट एक समझ लें एक एंड प्रोडक्ट है. और यूनिट कॉस्ट हमारे पास आ जाती है. यूनिट कॉस्ट हमारे पास कहलाती है कि डेफिनेशन उसकी है हमारे पास टोटल कॉस्ट which is fixed and variable. We're gonna learn later fixed and variable cost. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है द टोटल कॉस्ट which is fixed and variable to produce one single cost unit. माइंड कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल कॉस्ट यूनिट. ठीक है, एक प्रोडक्ट बनाने में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है चेयर की. एक प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, कितनी कॉस्ट आ रही है. पीछे मैंने आपको बोला था कॉस्ट यूनिट जो है वो हमारे पास एक प्रोडक्ट है. एंड प्रोडक्ट क्या आ रहा है? अब उस एंड प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होती है? वो यूनिट कॉस्ट कहलाती है. ठीक है, पर्पस क्या होता है एंड यूनिट कॉस्ट का? हमारे पास प्राइसिंग के लिए बहुत इसेंशियल होती है. देखें, कोई भी हम चीज बना रहे हैं तो उस पर कितना खर्चा आ रहा है ये हमें मालूम होना चाहिए. ठीक है ना? क्यों मालूम होना चाहिए? अगर हमें पता है कि हमारे पास जो चेयर है वो हमारी टोटल उस पर खर्चा आ रहा है बनाने का $50 का, तो इसका मतलब अगर हम सेल करेंगे तो एटलीस्ट हमें कोई तो प्रॉफिट रखना होगा उसमें, ताकि हमारी सेलिंग प्राइस ऐसी आए कि कॉस्ट भी कवर हो जाए और हमें प्रॉफिट भी हो जाए. ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक एग्जांपल है $2 पर गैलन. लाइक फॉर एग्जांपल मिल्क आप खरीद रहे हैं, कहीं से परचेज कर रहे हैं, या जो है ना कोई मतलब लिक्विड आप मटेरियल कोई परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल, तो कितना वो कितनी उसकी वैल्यू जा रही है वो हमारे पास यूनिट कॉस्ट आ जाएगी. या फिर कोई सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेबर आर. लेबर आर बेसिकली क्या होता है? सर्विस के लिए इस्तेमाल होता है, सर्विस के उसमें इस्तेमाल होता है. तो उसके लिए जो कॉस्ट आ रही है, कितनी कॉस्ट है? $20 पर लेबर आर. तो ये हमारे पास ये $20 क्या कहलाएगा? यूनिट कॉस्ट कहलाएगी. हमारे पास और आ जाती है जो कि है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस. प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बेसिकली क्या होता है कि कोई भी बिजनेस कंपेयर करता है अपने रेवेन्यू और कॉस्ट को, कि वो मालूम कर सके कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया पर ईयर, पर मंथ. ठीक है ना? और कॉस्ट कंट्रोल होती है, एक कॉस्ट कंट्रोल होता है हमारे पास इसका पर्पस. कॉस्ट कंट्रोल बेसिकली क्या होता है कि हमें आइडिया होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ हम लोग एक्सपेंसेस ऐसे इनकर कर रहे होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती. ठीक है,
तो वो क्या करने से, वो एलिमिनेट करने से क्या होगा कि हमारा जो है ना कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो कॉस्ट कंट्रोल के उसमें भी यूनिट कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आइडिया हो कि आपने अगर कोई अननेसेसरी कॉस्ट है तो वो कैसे एलिमिनेट करनी है। कॉस्ट कंट्रोल बेसिकली ये कहलाता है। की डिफरेंस क्या है हमारे पास कॉस्ट यूनिट एंड यूनिट कॉस्ट में? काफ़ी सारे बच्चे ये होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉस्ट यूनिट और यूनिट कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, हालांकि दोनों सेम वर्डिंग ही है। कॉस्ट यूनिट जो होती है वो बेसिकली आपकी क्वांटिटी होती है। मैंने ऊपर भी बहुत मेंशन किया था, कॉस्ट यूनिट एक एंड प्रोडक्ट है, ठीक है? जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसका एंड प्रोडक्ट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर हम लोगों ने देखा था कि जैसे इधर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल, $50 पर चेयर। कोई भी इंडस्ट्री जो कोई भी ऐसी कंपनी जो क्या कर रही है, फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रही है या चेयर मैन्युफैक्चर कर रही है, उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? क्वांटिटी वाइज अगर देखा जाए तो हमारे पास चेयर आ जाती है। तो इसमें भी ये देखिए यही बात लिखी है, अ फिजिकल और टाइम बेस्ड मेजरमेंट, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल तो चले आप ये समझ लेंगे चेयर हो गई, लेकिन टाइम बेस्ड मेजरमेंट जैसे फॉर एग्जांपल हम हेयर कट के लिए जाते हैं, सैलून हेयर कट के लिए जाते हैं, तो हम वहाँ पे जो सर्विस लेते हैं, हम सैलून गए, हमने सर्विस ली हेयर कट की, तो एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या था? हेयर कट। तो ये क्या है? टाइम बेस्ड मेजरमेंट है। क्वांटिटी में अगर हम देखें तो कॉस्ट यूनिट कहलाएगा। यूनिट कॉस्ट क्या बेसिकली देखती है? वैल्यू। अब देखिए इधर भी जो है ना एग्जाम्पल में क्या लिखा था, वैल्यू चेक करनी है, जो टोटल कॉस्ट हमारी एक प्रोडक्ट बनाने पर आई है वो कितनी आई है? चेयर चेयर बनाने में हमें $50 कॉस्ट आई है। तो इधर भी यही लिखा हुआ है कि द फाइनेंशियल कॉस्ट पर मेजरमेंट, एक यूनिट बनाने के लिए कितनी फाइनेंशियल कॉस्ट आई है, वो बेसिकली क्या कहलाएगा? यूनिट कॉस्ट हमारे पास। अच्छा अब हमारे पास एक एग्जाम्पल आ जाती है, एक्सरसाइज आ जाती है। अच्छा एक्सरसाइज में क्या है हमारे पास? अ बेकरी प्रोड्यूस ब्रेड लोव्स ड्यूरिंग वन डे, द फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट $18,000, नंबर ऑफ ब्रेड लोव्स प्रोड्यूस 600 लोव्स। रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? आइडेंटिफाई करना है कॉस्ट यूनिट एंड यूनिट कॉस्ट। तो पीछे अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कॉस्ट यूनिट बेसिकली क्या है? एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है। तो बेकरी का बेकरी क्या प्रोड्यूस कर रही है? ब्रेड लोव्स। तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा? ब्रेड लोव्स है, ठीक है? यूनिट कॉस्ट क्या है बेसिकली? ऊपर हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मेजरमेंट, ठीक है? जो भी फाइनेंशियल मेजरमेंट होगी एक यूनिट की, एक ब्रेड लोफ की, वो क्या कहलाएगी? यूनिट कॉस्ट। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट अवेलेबल है और यहाँ पे टोटल यूनिट अवेलेबल हैं जो हमने ब्रेड लोफ के बनाए हैं, ठीक है? तो हम यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? बेसिकली 18,000 टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $30 पर ब्रेड लोफ, ठीक है? हमारे पास ये कवर हो जाता है कॉस्ट यूनिट एंड यूनिट कॉस्ट। अब आगे हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो क्या है कॉस्ट कैटेगरीज। अच्छा कॉस्ट कैटेगरीज बेसिकली क्या कहती है कि कॉस्ट जो है एक तरह की नहीं होती, मल्टीपल कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो वो देखते हैं हम लोग किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम डिवाइड कर सकते हैं टाइप्स की बेसिस पे। टाइप्स क्या कहता है? कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड बाय आइटम और एक्टिविटी दैट्स इनकर्ड देम। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक समझते हैं, एग्जाम्पल इसमें हमारे पास है मटीरियल कॉस्ट। कोई भी कॉस्ट जो हमें मटेरियल परचेज करने या मटेरियल जो है डिलीवर करवाने के उसमें इनकर्ड हुई है, उसको हम क्या कहेंगे? मटेरियल कॉस्ट कहेंगे। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी की वजह से कॉस्ट आई है, तो हम उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? अब एक्टिविटी जो है वो हमारे पास एक लेबर की हो सकती है, लेबर ने जो भी काम किया है, ठीक है? उसमें जो भी कॉस्ट इनकर्ड होगी तो हम जाहिर सी बात है लेबर को पे करेंगे। तो लेबर को जो पेमेंट करने में जो कॉस्ट आएगी उसको लेबर कॉस्ट होगी। प्रोडक्शन के दौरान कोई ऐसे एक्सपेंसेस हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मशीन थी, वो हमारी जो है उसमें डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो गई, वो ख़राब हो गई, तो हमने उसकी रिपेयर करवाया उसको। तो उसको रिपेयर करवाने में जो एक्सपेंसेस आया वो बेसिकली किसका होगा? क्योंकि वो प्रोडक्शन में हो रहा है तो प्रोडक्शन ओवरहेड में आएगा। इसी तरह सेलिंग एक्सपेंस है। सेलिंग एक्सपेंस देखें, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट,
जो भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हम लोग, मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की कि हमें सेल करने हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग करते हैं, जो कि आजकल जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उन पे जो भी एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं उनको करने के लिए कुछ जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई मार्केटिंग डायरेक्टर रखा हुआ है या मार्केटिंग के लिए एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, तो उनके जितना भी एक्सपेंस आ रहा होता है वो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आ जाता है। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे होते हैं उनको क्लासिफाई करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के तौर पे। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन क्या क्या चीज आंसर करती है कि किस व्हाट काइंड ऑफ कॉस्ट इज इट, मतलब किस में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। आइदर इट वुड बी मटेरियल, लेबर, या जो है सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है, इस तरह हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस टाइप की कॉस्ट है, व्हाट काइंड ऑफ कॉस्ट इट इज। टाइप में ये चला जाता है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो हमारे पास आती है ट्रेसेबिलिटी की। ट्रेसेबिलिटी बेसिकली कहती है कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड बाय हाउ क्लोजली दे कैन बी ट्रेस्ड टू ए स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट। मतलब ऐसी कॉस्ट जो एक यूनिट पे इनकर्ड हुई है और हम उसको ट्रेस बैक कर सकें, मतलब इजीली ट्रेसेबल हो। जैसे हमें फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ने कोई चीज़ परचेज करी, तो वो क्लासिफाई कर सकता है कि ये इस चीज़ को बनाने के लिए ये खर्चा तो हुआ होगा। ठीक है, अगर कस्टमर जैसे फॉर एग्जांपल एक आम बंदा उसको क्लासिफाई कर सकता है, तो वो क्या होगी, बेसिकली ट्रेसेबल होगी। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाती हूँ। इसमें डायरेक्ट कॉस्ट हमारे पास है रॉ मटेरियल यूज फॉर ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर की एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रेड बनाने के लिए हमें फ्लावर चाहिए होगा। ठीक है, वो उसका क्या है, रॉ मटेरियल है। ये एक कस्टमर भी देख लेगा, ये एक मैनेजर भी देख सकता है, ये एक लेबर भी देख सकता है कि ये बनाने के लिए हमारे पास क्या है, रॉ मटेरियल है, मेन प्रोडक्ट है। हम इसको ट्रेस कर सकते हैं कि हमने एक ब्रेड पे इतना फ्लावर इस्तेमाल किया है, तो ये क्या होगी, हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट होगी। इसी तरह वेजेस ऑफ वर्कर असेंबलिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। समटाइम्स आपने देखा होगा कि जो फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं लोग, अगर वो कोई असेंबलिंग डिपार्टमेंट में है, तो उनकी जो पे होती है समटाइम्स वो इस तरह होती है कि आपने कितने यूनिट्स प्रोडक्ट के असेंबल किए हैं। ठीक है, यूनिट कितने असेंबल किए हैं। अब यूनिट असेंबल करने पे उनको ऐसा मिल रहा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल $10 फॉर असेंबलिंग 1 यूनिट। ठीक है, अब हम इसको $10, अब किसी एम्प्लॉय ने 300 बनाए, 300 यूनिट असेंबल किए, तो हम इस कॉस्ट को एटलीस्ट ट्रेस बैक तो कर सकते हैं ना, कि अगर उसने 300 यूनिट बनाए तो उस पर एक यूनिट का कितना खर्चा आया है, $10। ये हम ट्रेसेबल है, हम ट्रेस कर सकते हैं इसको। इसी तरह आ जाती है हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, बेसिकली ऐसी कॉस्ट जिसको हम प्रोडक्ट से ट्रेस नहीं कर सकें। अब जैसे देखिए इसमें एग्जांपल एक बहुत अच्छी दी हुई है फैक्ट्री रेंट की। रेंट जो है हमारा हर मंथ का, जैसे फॉर एग्जांपल $10,000 है। अब उसमें ये तो डिपेंड नहीं करता कि जो है ना आप कितने भी यूनिट्स बनाओ, कि आप अगर आप फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ यूनिट्स बना सकते हो इतने रेंट में, नहीं, रेंट तो बस कांस्टेंट है। अब उसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने यूनिट बना सकते हो, ज़्यादा बना सकते हो, कम बना सकते हो। तो हम इस रेंट को हर यूनिट से ट्रेस नहीं कर सकते कि एक यूनिट बनाने के लिए इतना रेंट लगा होगा, नहीं, ट्रेसेबल ही नहीं है। या इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ होल फैक्ट्री। ठीक है, इसको भी इसी एग्जांपल के तौर पे लें कि फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हैं $5,000, $5,000 हम लोग दे रहे हैं, तो हम हर यूनिट पे तो ट्रेस नहीं कर सकते ना किसी यूनिट को बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर चेयर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें एक मुख्तलिफ डिज़ाइन है, तो हम उसको ट्रेस तो नहीं कर सकते कि इस चेयर पे हमने ये डिज़ाइन बनाया तो इसमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगी, नहीं। ठीक है ना, ये चीज़ ट्रेसेबल नहीं है। तो इस तरह जो चीज़ ट्रेस नहीं की जा सकती है वो इनडायरेक्ट है, और जो चीज़ हम ट्रेस कर सकते हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो ये क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या बताती है, कैन दिस कॉस्ट बी ट्रेस टू 1 यूनिट। ब्रेड में देखें फ्लावर ट्रेस हो सकता था, और यूनिट असेंबलिंग में हम वेजेस ऑफ वर्कर ट्रेस कर सकते थे कि एक यूनिट उन्होंने असेंबल किया, तो हम उन्होंने अगर इतने यूनिट ज़्यादा 300 यूनिट्स बनाए हैं तो हम उसको कैसे ट्रेस बैक कर सकते हैं। ठीक है, अब एक इसकी मैं एग्जांपल आप लोगों को कराती हूँ। फॉर एग्जांपल मटेरियल डायरेक्ट कैसे हो सकता है। हम यहाँ पे चेयर की एक एग्जांपल लेते हैं, फर्नीचर की एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्नीचर बनाने के लिए हमें एक चीज़ क्या चाहिए होगी, जो जो मटेरियल क्या क्या चाहिए होगा, वुड चाहिए, वुड चाहिए हमें। ठीक है, डायरेक्ट है, क्योंकि ये वुड के बिना तो जो ना कोई भी जब हम फर्नीचर बना रहे हैं, फर्नीचर पीस बना रहे हैं, तो वो तो बन नहीं सकता बिना ये वुड के।
वुड हो सकती है, फैब्रिक हो सकता है, ठीक है, फैब्रिक भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह फॉर एग्जाम्पल पेंट है, ठीक है ना, पेंट समटाइम्स इम्पोर्टेंट हो सकता है, समटाइम्स नहीं हो सकता, लेकिन ये कि अगर उसकी खूबसूरती बढ़ा रहा है, प्रोडक्ट की जो है ना खूबसूरती बढ़ा रहा है, तो वो डायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या क्या हो सकता है? इनडायरेक्ट मटेरियल फॉर एग्जाम्पल ग्लू हमने यूज करी, ठीक है, समटाइम्स तरह होता है कि ग्लू इस्तेमाल होती है वुड फैब्रिक के लिए फर्नीचर में, तो हम ग्लू को तो ट्रेस बैक नहीं कर सकते कि हमने एक चेयर पे इतनी ग्लू लगाई है या एक सोफा पे इतनी ग्लू लगाई है, ठीक है, ये चीज ट्रेसेबल नहीं है। और क्या हो सकता है? नेल्स हो सकती हैं, मे भी किसी चेयर पे ज्यादा नेल्स लगी हो, किसी पे कम लगी हो। और क्या एग्जाम्पल हो सकती है हमारे पास इसमें? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हम लोग जो है ना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके लिए कोई मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मशीन के लिए जो लुब्रिकेंट समटाइम इस्तेमाल होता है, लुब्रिकेंट इस्तेमाल होता है, वो हम ट्रेस बैक नहीं कर सकते कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक मशीन इस्तेमाल करी, उस पर इतना लुब्रिकेंट्स लगाया, समटाइम्स किसी मशीन पे नहीं लगती लुब्रिकेंट्स, तो हम लोग उसको ट्रेस बैक नहीं कर सकते प्रोडक्ट तक, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट होगा। लेबर में देखें, जो एम्प्लॉय है, जो लेबर है, जो डायरेक्टली वर्क कर रहा है किस पे? फर्नीचर पे, फर्नीचर पे या जो है ना चेयर पे, तो डायरेक्ट वर्क जो करेगा, मतलब डायरेक्टली वो उसकी जो है ना बिल्डिंग कर रहा है, उसको बना रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट लेबर कहलाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल देखें, समटाइम्स तरह होता है कि मल्टीपल लेबर होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार असेंबली का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें मल्टीपल लेबर होते हैं, और मल्टीपल लेबर को कंट्रोल करने के लिए उनका एक सुपरवाइजर होता है, एक हेड होता है, तो सुपरवाइजर जो है हमारे पास वो इनडायरेक्ट लेबर है। क्यों? क्योंकि सुपरवाइजर का जो भी काम होता है वो हम एक यूनिट पे जो है ना उसको ट्रेस नहीं कर सकते, वो सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, ठीक है। सुपरवाइजर का जो काम होता है वो प्रोडक्शन में ही है, लेकिन ये कि उनका काम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेट नहीं कर सकता, मतलब उनका काम हम लोग ट्रेस नहीं कर सकते प्रोडक्ट से कि अगर उन्होंने इतना काम किया है तो वो प्रोडक्ट पे कितना लगा होगा, नहीं, ट्रेसेबल ही नहीं है, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर हो सकता है। एक्सपेंस पे आ जाता है, तो एक्सपेंस में ना एक चीज इस तरह होती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक पर्टिकुलर मशीन खरीदनी है, एक डिजाइन है चेयर का, चेयर डिजाइन है, जिसके लिए हमें लेबर ने कहा है कि ये बनाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर मशीन चाहिए पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स तरह होता है डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसके लिए मशीन चाहिए पड़ती है, तो उस मशीन का जो एक्सपेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट। क्योंकि देखिए मशीन का एक्सपेंस जो है वो उससे हम ट्रेस कर सकते हैं। क्यों ट्रेस कर सकते हैं? क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ही वो मशीन आई गई है, तो बेसिकली समटाइम्स ये कहलाई जाती है रॉयल्टी, रॉयल्टी एक्सपेंस कहलाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि समटाइम्स तरह है कि कोई ऐसा एक्सपेंस इनकर्ड हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ओवरहेड्स है हमारे पास, ओवरहेड्स हम आगे पढ़ेंगे, ओवरहेड बेसिकली एक्सपेंस होता है। कोई ऐसा एक्सपेंस है जिसके लिए फॉर एग्जांपल हमने कोई मशीन परचेज करी, अब सारे सब प्रोडक्ट्स पे वो एक जैसी ही लगेगी, मतलब उसके लिए जो अमाउंट हमने पे करी वो एक्सक्लूसिव नहीं थी, हमने क्या किया? लमसम पे कर दिया, लमसम पे कर दिया, उसका लमसम पेमेंट हुई है, ठीक है। अब वो मशीन हर चेयर के इस्तेमाल के लिए, फॉर एग्जांपल कटिंग मशीन है, तो हम उसका जितना भी एक्सपेंस आया, उस मशीन का जितना भी एक्सपेंस आया वो हम ट्रेस बैक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का है या जो है रेंट का है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, तो वो हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ट्रेस बैक नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास कॉस्ट की आ जाती है फंक्शन की बेसिस पे। फंक्शन कहता है कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटेड बिजनेस फंक्शन। अब बिजनेस फंक्शन देखें, अब जो भी कोई भी इंडस्ट्री होती है, फॉर एग्जांपल कंपनी है, तो उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एडमिन डिपार्टमेंट है, ठीक है, एडमिन डिपार्टमेंट है, एचआर है, हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। अब इनसे जो कॉस्ट रिलेट करेगी वो क्या कहलाएगी? ऑन फंक्शन बेसिस फंक्शन कॉस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें इधर लिखी हुई प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट,
फैक्ट्री की वेजेस जो होगी और मशीन डेप्रिसिएशन अब आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा उसमें। ये वाली हम लोग काट देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री वेजेस है या रॉ मटेरियल कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है हमारे पास, तो वो क्या कहलाएगी, क्योंकि वो प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में इनकर्ड हो रही है तो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। इसी तरह हमारे पास होती है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जैसे मैंने इधर बताया एडमिन के डिपार्टमेंट में जो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है वो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होगी। अब जैसे ऑफिस रेंट हो गया, समटाइम्स तरह होता है प्रोडक्शन कहीं और हो रही होती है और मेन ऑफिस कहीं और होता है, तो उस ऑफिस का रेंट एडमिन एक्सपेंस होगा, एडमिन कॉस्ट में जाएगा। इस तरह सैलरीज ऑफ HR स्टाफ, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में हमारे पास एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आ जाती है, डिलीवरी एंड वैन एक्सपेंस हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ठीक है। इस तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को हम बेसिकली R&D कॉस्ट कह सकते हैं, तो उसमें जो प्रोडक्ट टेस्टिंग की कॉस्ट होती है, डिज़ाइन स्टाफ सैलरी, डिज़ाइन स्टाफ की सैलरीज जो होती हैं वो बेसिकली किस में जाती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में। तो जिस डिपार्टमेंट में जो कॉस्ट इनकर्ड होगी वो डिपार्टमेंट से रिलेट करेगी, तो वो क्या कहलाएगी, फंक्शन कॉस्ट कहलाएगी। तो ये बेसिकली क्या क्लासिफाई करता है कि विच डिपार्टमेंट और फंक्शन इनकर्ड द कॉस्ट, ठीक है। ये आई होप आप लोगों को ये वाला समझ आया होगा। अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है बिहेवियर पे। अच्छा, ये बिहेवियर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेगा क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। समटाइम्स ग्राफ को लेकर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है या समटाइम्स जो है उसको थ्योरेटिकली पूछा जाता है। तो अगर आपको एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा तो आप जो है ना ग्राफ को और इसको थ्योरेटिकली ज़्यादा अच्छा समझ सकेंगे, तो इस पर काफ़ी तवज्जो दीजिएगा। तो बिहेवियर क्या कहता है, कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड बाय देयर बिहेवियर। कॉस्ट कैसे क्लासिफाई करेंगे हम, उनकी बिहेवियर की बेसिस पे, ठीक। अब हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या क्लासिफाई करता है, हाउ डज द कॉस्ट चेंज व्हेन एक्टिविटी चेंज, कॉस्ट कितनी चेंज होगी, फॉर एग्जांपल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी जब नंबर ऑफ यूनिट हम ज़्यादा बनाएंगे या कम बनाएंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट का कैसे इफेक्ट आएगा कॉस्ट पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट बेसिकली कौन सी कॉस्ट होती है, दैट स्टेज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द प्रोडक्शन वॉल्यूम और सेल लेवल। ऐसी कॉस्ट जो सेम रहे, प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना भी बढ़ जाए या कितना भी कम हो जाए वो कॉस्ट सेम है, फिक्स, तो वो कहलाएगी फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं एक एक्सरसाइज के थ्रू। एक्सरसाइज हमारे पास है, अ स्मॉल ट्यूशन सेंटर रेंट्स अ क्लासरूम फॉर 30,000 पर मंथ, द रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट। अब देखें रेंट जो है वो फिक्स कॉस्ट है हमारे पास, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंड क्लास। कितने भी बच्चे क्लास ले लें, कितने भी बच्चे क्लास में बैठ जाए, रेंट आपने 30,000 पर मंथ ही देना है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें एक रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द फिक्स कॉस्ट पर स्टूडेंट व्हेन 10 students are enrolled, 20 students are enrolled and 30 students are enrolled. Comment on the behavior of total fixed cost and the behavior of fixed cost per unit, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं, इन्होंने इसमें कहा हुआ है कि द बिहेवियर ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट आप बताएं। तो टोटल में रेंट तो सेम ही है, तो अगर फॉर एग्जांपल हम इसका ग्राफ बनाएं